हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह का ही टाइम है, सुबह की अभी बज रही है 9 बजे से करीब मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत। बाहर का आज मौसम जो है वो अच्छा हो रहा है क्योंकि कहीं पर है ना तूफ़ान आ रहा है, शायद उधर बंगाल वगैरह साइड में ना तूफ़ान आ रहा है। तो उसकी वजह से मौसम जो है ना वो भी सुबह सुबह ठीक है। मतलब बहुत यूँ भी नहीं बोल सकते कि एकदम बारिश वाला मौसम है और ना बहुत तेज़ वाली धूप है। तो ठीक ठाक मौसम हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है आज। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच के अंदर आपने देखा ही होगा कि मैंने छोले जो हैं वो बॉईल कर दिए हैं और अभी बस फटाफट से सबसे पहले लंच की तैयारी करूँगी। उधर परी, विहान और उसके पापा वो तीनों जने सो रहे हैं। सुबह गए थे स्विमिंग क्लास, आने के बाद में थकान हो जाती है तो और क्लास जो है ना वो भी काफ़ी जल्दी की है। सुबह 6 से 7 बजे का बैच है। बैच एक्चुअली ना बहुत सारे चलते हैं, लेकिन अभी वैकेशन का टाइम है ना तो सारे ही बैचेस फुल थे और मैं शायद जाने में काफ़ी लेट हो गई थी। तो जिस दिन मैं बात करने गई थी ना तो उन्होंने बोला अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करा दोगे ना तो आपको ये वाला स्लॉट जो है वो मिल जाएगा, अदरवाइज़ फिर आपको फिर 15 दिन वेट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए करा ही देते, क्योंकि बाद में फिर है ना स्कूल वगैरह भी ओपन हो जाते हैं और टाइम नहीं मिल पाता है। तो सुबह इतना जल्दी का बैच मिला और अभी छुट्टियाँ हैं, बच्चे रात को सोते भी लेट है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो जैसे स्विमिंग करके आते हैं ना तो आने के बाद में वो बस नहा के और तीनों जने सो जाते हैं। और यहाँ पर बस मैं धीरे धीरे मतलब कोशिश करती हूँ कि किसी को डिस्टर्बेंस भी ना हो और मेरे काम जो है ना वो भी चलते रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ किचन का काम जो है वो ही निपटाऊंगी। ये वाला जो व्लॉग है वो आपने लास्ट जो व्लॉग देखा होगा ना उसी का ही कंटिन्यूएशन है। कुछ चीज़ें काम जो थे वो मैंने करके रखे हुए थे, आपके साथ में लास्ट व्लॉग में शेयर किए थे। और उसके बाद में बस वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था ना तो मैंने वीडियो को भी स्टॉप कर दिया था। यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी। अच्छा, कल रात को छोले भिगो दिए थे और मतलब छोले बनाने थे इसलिए भिगोए थे। और अभी सुबह सुबह देखा तो फ्रीज़ के अंदर टमाटर जो थे वो सिर्फ 3 ही टमाटर थे और उसमें से भी एक टमाटर मैंने आपको दिखाया कि वो ख़राब निकल गया। सिर्फ 1-2 ही छोटे छोटे से टमाटर मेरे पास में बचे और अब मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, उसी से ही मुझे सब्ज़ी बनानी थी। और फिर एकदम से मुझे ना इस टाइम पे ना एक ट्रिक जो है वो याद आ गई थी। कुछ टाइम पहले, मतलब साल या 2 साल पहले, मैं अपनी एक फ्रेंड के घर पे किट्टी पार्टी थी गई थी। तो वहाँ पर है ना छोले की सब्ज़ी बनी थी और वो छोले की सब्ज़ी उसने नहीं बनाई थी, उसने ना किसी एक लेडी को हायर करा था खाना बनाने के लिए। तो उसने उस तरीके से सब्ज़ी बनाई थी तो उसने शेयर करी थी, तो वो मुझे एकदम से याद आ गया। तो फिर यहाँ पर मैंने भी सेम उसी तरीके से बनाई और लिटरली सब्ज़ी जो थी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मतलब इस तरीके से आप बनाओगे ना तो पक्का है कि आप रेस्टोरेंट वाले जो छोले होते हैं ना वो भी खाना भूल जाओगे, क्योंकि सही में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो थोड़े से जो छोले थे वो मैंने जो मिक्सी ग्राइंडर में डालकर और उसको अच्छे से मतलब एकदम पेस्ट सा बना दिया था। और उसके बाद में 2 टमाटर थे उसकी भी मैंने प्योरी बना दी थी। अब यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली बनाएंगे इसके लिए। उसके बाद में थोड़ा सा राई, जीरा, हींग डाल दिया था। अच्छे से वो भून जाने चाहिए लो फ्लेम पर, गैस की आंच तेज़ नहीं करनी है। कोई भी सब्ज़ी अगर आप लो फ्लेम पर बनाते हो ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद में मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची थोड़ी सी बड़ी बड़ी स्लाइस करके डाली। उसके बाद में जो टमाटर की प्योरी थी वो मैंने डाल दी। टमाटर की प्योरी बिल्कुल कम है, छोटे छोटे से टमाटर थे तो कोई बात नहीं, पर इससे भी काम बहुत अच्छा बन गया था। उसके बाद में डालेंगे रूटीन वाले मसाले। तो लाल मिर्ची डाली है, हल्दी डाला है, धनिया पाउडर भी डालना बहुत ज़रूरी है लेकिन मेरे पास में अभी ख़त्म हो गया है। अगर आपके पास में हो तो 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर ज़रूर डालें। उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाला है ये एवरेस्ट का गरम मसाला 1/4 चम्मच जितना। और उसके बाद में एक चीज़ मैंने और डाली थी जो शायद रिकॉर्ड होना रह गया था। मेरे पास में सब्ज़ी मसाला पड़ा हुआ था। वैसे तो छोले का मसाला आता ही है, बाहर मार्केट में मिल जाता है, लेकिन मैंने इतने सारे मसाले इकट्ठे करके नहीं रखती हूँ। 2-3 मसाले होते हैं, उससे मेरा काम जो है वो चल जाता है। सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला और गरम मसाला, ये 3 ही मसाले मेरे पास में होते हैं। सब्ज़ी मसाला इस बार मतलब मैं लेकर आई थी फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर वो भी ऐड कर दिया। और जब मसाले अच्छे से भून गए थे, एक अच्छी सी खुशबू उसमें से आने लगी थी। उसके बाद में जो हमने छोलों को पीस के रखा था वो भी इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर ये देखो हमारी अच्छी खासी ग्रेवी जो है ना वो बनकर रेडी हो गई है। उसके बाद में उसी ही जार में मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो डाल के उस पानी को भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके बाद में इसको ढक कर और हम पकने देंगे लो फ्लेम पर ही करीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से ये पकता जाएगा।
और तब तक खड़े नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ काम जो है करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं फटाफट से आटा जो है ना वो लगा रही हूँ। यहाँ पर आटा जो है वो भी मैंने आज प्लेन वाला गेहूं का आटा लिया है। मतलब जो मैं इतने दिन मल्टीग्रेन वाला आटा यूज़ कर रही थी ना, अब पता नहीं बच्चों को और जो मेरे हस्बैंड है ना उनको कम पसंद आने लग गई है वो रोटियाँ, क्योंकि होता है ना सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है, जो हमेशा खाया हुआ रहता है ना वही अच्छा लगता है। तो शुरू से हमने गेहूं की आटे की रोटियां जो है ना वही बनाई है। ये मल्टीग्रेन वाली तो ये अब ट्रेंड चला है, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। पहले मतलब ये है कि सर्दियों में हम मक्की की रोटी खाते थे और गर्मी में गेहूं की रोटी, लेकिन अब ऐसा है कि अब अलग सिटी में आके रहने लग गए, अलग स्टेट में रहते हैं, तो यहाँ पर मतलब ज्वार का और इनका क्रेज़ ज़्यादा है। तो मैंने सोचा चलो मल्टीग्रेन आटा जो है वो भी खाना चाहिए। तो कुछ दिन तक तो खाया, लेकिन अब वो लोग ना सब बोर हो गए, तो उन्होंने कहा मम्मी आप बिल्कुल प्लेन गेहूं के आटे की रोटियाँ ही बनाना। तो आटा यहाँ पे लगा दिया है। ग्रेवी आपने देखी है कि कितनी अच्छे से बन गई थी, बहुत ही अच्छे से ग्रेवी बनी थी। सारा ऑयल जो था ना वो रिलीज़ हो गया था, मतलब ऊपर आ गया था। उसके बाद में मैंने छोले डाल दिए थे, थोड़ा सा मैं पानी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये वाली जो सब्ज़ी होती है ना, ये आप अगर आधे 1 घंटे बाद खाओगे ना तो ये पड़ी पड़ी अपने आप ही टाइट होने लग जाती है। आप लोग बनाते होंगे, पता ही होगा। उसके बाद में थोड़ा सा इसका टेस्ट को और एनहेंस करना था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है वो क्रश करके डाल दी है। और अब इसको ढक के हम पकने देंगे फिर से 5 से 7 मिनट तक। लो फ्लेम पर ही वो धीरे धीरे पकती रहेगी, तो बहुत ही अच्छे बनेंगे ये छोले। अब यहाँ पर एक काम जो था वो भी मैंने आधा अधूरा करके रखा हुआ था, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर करा था। मुझे बनानी है यहाँ पर आइसक्रीम। तो आइसक्रीम का जो बेस था ना वो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर कर दिया था, और अब जो बाकी का काम है ना वो मैं करूँगी। तो मुझे बनानी है यहाँ पर रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, मुझे ना आइसक्रीम जो है वो कम पसंद है। सुनकर आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आइसक्रीम जो है वो सबको अच्छी लगती है, लेकिन मुझे पता नहीं कम पसंद आती है। लेकिन फिर भी जो वो नेचर्स की आइसक्रीम आती है ना, नेचर्स ब्रांड की, किस किसने खाई, अगर खाई हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो नेचर्स की जो आइसक्रीम होती है ना वो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो वो कम मीठी होती है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ्लेवर नहीं होते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। जो भी उसमें फ्लेवर डाल के रखे होते हैं ना, जैसे आलमंड है तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, या जामुन है तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मुझे वो आइसक्रीम फिर भी ठीक लगती है। तो अभी क्या हुआ, 5-7 दिन पहले जैन साहब लेकर आए थे, तो आजकल है ना उनकी रेट्स बहुत बढ़ गई है। तो मैंने इसी मजाक में उनको बोला कि ये तो मैं घर पे बना सकती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए इस बार है ना घर पर ट्राई करते, बिल्कुल उसी स्टाइल में मैं आपके साथ में बनाऊँगी। और खैर ये वीडियो आप तक पहुँच जाएगा, तब तक तो हमने वो आइसक्रीम खा भी ली थी और लिटरली बहुत टेस्टी बनी थी। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत जो एलिमेंट्स थे वो तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट कर लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर, अच्छे से क्रंची से हो जाए। उसके बाद में जब वो थोड़े रोस्ट हो गए थे तो मैंने क्या करा, आधा पार्ट एक प्लेट में अलग से निकाल दिया है, और बाकी आधा जो पार्ट है उसको तवे पर ही फैला दिया, और गैस मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। गैस बंद कर देना, नहीं तो वो जल जाएंगे। अब वो जब तक ठंडे होंगे तब तक मैं दूसरे काम जो निपटाऊंगी। तो यहाँ पर अभी महीने का है ना बिल्कुल एंड हो गया है, तो चीज़ें जो है वो किचन में ख़त्म होने लग गई है। ग्रोसरी के सामान जो है वो भी ख़त्म हो गए हैं, और क्लीनिंग के जो सामान मैं घर के अंदर रखती हूँ वो भी ख़त्म हो गए। तो जो बर्तन साफ़ करने वाली साबुन है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लास्ट थी वो मैंने ले ली थी, और अभी बर्तन साफ़ करना था, देखा तो ख़त्म ही थी। तो एकदम से ये पाउच के ऊपर मेरी नज़र पड़ी। तो ये पाउच कब से मेरे पास में पड़ी थी, रिफ्लेक्ट का ये लिक्विड है। मुझे कई बार पूछते भी आप कौन सा लिक्विड यूज़ में लेते हो बर्तन साफ़ करने के लिए। तो बर्तन साफ़ करने के लिए मैं विम सोप का यूज़ करती हूँ, विम बार का, और अगर वो नहीं होती है तो फिर मैं ये रिफ्लेक्ट का एक पाउच रखती हूँ एक्स्ट्रा। तो अभी इस तरीके से मेरा काम आ जाता है। तो ये बॉटल, खाली बॉटल पड़ी हुई थी मेरे पास में, तो मैंने इसके अंदर भर दिया है। और एक चीज़ मैं आपके साथ में और शेयर करूँगी, जो बहुत टाइम पहले मैं लेकर आई थी, शायद पता नहीं आपके साथ में शेयर करी भी है कि नहीं करी है, लेकिन हाँ मैंने उसका यूज़ नहीं किया था। आज मैं इसको यूज़ करने के लिए फ़र्स्ट टाइम निकाल रही हूँ, तो आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो ये ना लिक्विड वगैरह डालने के लिए एक आता है, अब इसको क्या बोलेंगे, लेकिन है ना बहुत मुझे अच्छा लगा ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक ही डिब्बे के अंदर लिक्विड भी आ जाता है, और आप ऊपर जो इसके स्क्रबर वगैरह जो होते हैं बर्तन वगैरह साफ़ करने के, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। आपको इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। होता ना कई बार वो जो मेटल का स्क्रबर अलग पड़ा है, बर्तन साफ़ करते हैं वो अलग पड़ा रहता है, ब्रश कुछ पड़ा है तो वो अलग पड़ा रहता है, लिक्विड आपको अलग से रखना होता है। तो ये जो कंटेनर है इसके अंदर देखो, यहाँ पर सबसे पहले नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पर मैंने सारा ही लिक्विड जो है वो डाल दिया है। पाउच के अंदर मतलब जितनी भी लिक्विड थी वो मैंने बॉटल में खाली कर दी थी, लेकिन फिर भी अंदर थोड़ा बहुत बच जाता है ना, तो वेस्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मैंने पानी डाल के हिला दिया था, और फिर उसको मैंने इस कंटेनर में खाली कर दिया। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैंने बॉटल से थोड़ा और ऐड कर दिया। एक उसमें निशान बना रहता है, उस निशान तक उसको भरना होता है।
उसके बाद में यहाँ पर ये देखो, इसको आप प्रेस करते जाएंगे तो जितना लिक्विड आपको चाहिए ना उतना वो ऊपर वाले कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। इससे क्या होता है, एक तो वेस्ट नहीं होता है, दूसरी चीज़ ये कि आपको अलग से बॉटल वगैरह रखने की, मतलब ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं। आप मतलब कोई भी नीचे फर्नीचर वगैरह में उसको रख सकते हो, और ये खाली एक कंटेनर ऊपर रखोगे ना तो काम जो है वो बन जाता है। उसके बाद में इसके साथ में ये स्क्रबर भी आया था, तो ये स्क्रबर तो खैर मुझे खास पसंद नहीं आया, क्योंकि इतने जल्दी इसमें झाग बन जाते और बर्तन जो है वो अच्छे से साफ़ नहीं हो रहे थे। लेकिन हाँ, मज़ा बड़ा आ रहा था, क्योंकि इतने झाग बन रहे थे ना, तो जैसे वो बच्चे नहीं होते खेलते हैं, तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से ना बर्तन जो थे वो साफ़ कर रही थी। तो कुछ देर तक तो मैंने इस स्क्रबर से बर्तन साफ़ किए, फिर उसके बाद में इसको मैंने साइड में रख दिया था। और मेरा जो पुराना गाला का जो आता है ना, जो मैं लेके आता, तो सारे बर्तन मैंने ना उसी से ही साफ़ किए थे। तो आपको मेरा ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कैसा लगा, ये मैं ना लोकल मार्केट से ही लेकर आई थी। अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी मेरी बड़ी दीदी के वहाँ पर ना, तो हम सब सिस्टर भुलेश्वर गए थे, तो वहाँ से मैंने ये लिया था, और ये मुझे पड़ा था 80 रुपीज़ में। 100 रुपीज़ उन्होंने बोले थे, फिर मैंने थोड़े बहुत बार्गेनिंग कराई तो मुझे 80 रुपीज़ में मिला। तो मुझे ये थोड़ा सा वर्थ लगा, दिखने में भी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ताम झाम भी नहीं होते हैं और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर बर्तन भी साफ़ हो गए थे, और ये आलमंड्स जो थे वो भी ठंडे हो गए हैं। तो जो मैंने प्लेट में निकाले थे उसको मैंने बिल्कुल इस तरीके से क्रश कर दिया है, मतलब रफली इसको ना क्रश करना है, बहुत बारीक सा पाउडर भी नहीं बनाना और बहुत बड़ा बड़ा भी नहीं रखना है। उसके बाद में ये मैंने जो आइसक्रीम का बेस बना रखा था, जिसके अंदर मैंने बहुत कुछ नहीं डाल रखा था, दूध लिया था मैंने, करीबन 1.5 लीटर जितना दूध था, और उसके अंदर डाली थी शुगर, बहुत ही कम शुगर मैंने डाली थी, क्योंकि एकदम लाइट से मीठी आइसक्रीम बनती है। और थोड़े से मैंने इसके अंदर केसर के स्ट्रेन डाल के, और फिर दूध जब तक कि आधा ना रह जाए तब तक मैंने उसको उबाला था, और उसके बाद में उसको मैंने फ्रीज़ में रख दिया था। तो करीबन इसको काफ़ी टाइम हो गया था फ्रीज़ में रखे हुए। और अब इसके बाद में इसको मुझे ना बहुत ही अच्छे से ना ब्लेंड करना है। तो मेरे पास में ये बीटर पड़ा हुआ है, लाई तो थी कि केक वगैरह बनाऊंगी, लेकिन ना तो मैंने आज दिन तक केक बनाया है, और जब से लाई हूँ तब से ये ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसको है ना आइसक्रीम आज इसी से बनाते हैं। अगर आपके पास में ये नहीं है तो वो हाथ वाला जो हैंड विस्कर होता है ना, उससे भी करेंगे ना तो बहुत अच्छे से बन जाता है, नहीं तो उससे मिक्सर के अंदर भी कर सकते हैं। मिक्सर से भी बहुत ही अच्छा सा काम जो है वो बन जाता है। मेरे पास में ये था तो मैंने सोचा कि चलिए यूज़ कर ले। तो यहाँ पर एक गलती मेरे से ये हो गई थी कि मैंने ये आइसक्रीम बनाने के लिए जो कंटेनर निकाला था ना, इसी के अंदर रख के इसको चलाने की करी, लेकिन ये पूरा भरा हुआ था ना, तो जैसे ही मैंने चलाया तो थोड़ा बहुत वो निकल के बाहर आ गया था। और फिर अगेन मैंने दूसरे बर्तन में खाली किया तो वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसके बाद में मुझे इसको फिर से तीसरे बर्तन में शिफ्ट करना पड़ा था, जो कि हाइट में बड़ा था। ये जो बर्तन है ना, चौड़ाई में कम है लेकिन हाइट में ज़्यादा है। तो उससे क्या हुआ कि अच्छे से बीटर से मैंने इसको बीट कर दिया था। तो करीबन 2 से 3 मिनट 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से बीट किया था। अच्छे से झाग बन गए थे, बहुत सारी एयर जो है वो अंदर जाती है ना, तो आइसक्रीम जो होती है वो एकदम लाइट बनती, अच्छी बनती है। अब उसके बाद में जो मैंने ये थोड़ा बहुत जो बचा के रखा हुआ था ना, वो इसके अंदर डाल दिया है। बचा के नहीं, सॉरी, जो मैंने पाउडर बनाया था ना आलमंड्स का, वो सारा ही पाउडर जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको फिर से हम बीट करेंगे, और उसके बाद में जो बचे हुए आलमंड्स जो तवे के ऊपर मैंने रखे थे, उसको भी हमको मिक्सर के अंदर चलाना है, लेकिन उसको हमको ना थोड़ा सा बड़े बड़े से पीस रखने हैं, ताकि जब हम आइसक्रीम खाएं ना तो कहीं पर एकदम बारीक बारीक सा आना चाहिए, कहीं पर बड़े बड़े से चंक्स मुँह में आते हैं तो वो खाने में बहुत ही अच्छे भी लगते हैं। और उसके बाद में कोई भी एयर टाइट डिब्बा जो है वो ले लेना है। उसके बाद में आइसक्रीम को इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे, और शिफ्ट करने के बाद में ये जो बाकी के बचे हुए थे वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और डालने के बाद में अब हमको इसको बीटर से बीट करने की ज़रूरत नहीं है, खाली ऐसे ही चम्मच से हिला देंगे, और फिर इसको हम फ्रिज के अंदर रख देंगे करीबन 6 से 7 घंटे के लिए। नहीं तो ओवरनाइट रख दो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना, तो गर्मियों में फिर आइसक्रीम वगैरह जमने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। और उसके पहले इसको हम कवर करेंगे, तो कवर डायरेक्ट ढक्कन नहीं लगाना है। अगर आपके पास में क्लीन शीट है तो आप क्लीन शीट का यूज़ कर सकते हो, और अगर वो नहीं है, जैसे कि मेरे पास में नहीं थी, तो मैंने ये जो फॉइल पेपर था ना, फॉइल पेपर से अच्छे से उसको कवर कर दिया, ताकि बाहर की ना बिल्कुल भी मतलब जो होती है ना हवा या कुछ भी मतलब जाना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, एकदम अंदर है ना बर्फ़ सी जम जाती है आइसक्रीम के अंदर। कई बार इतनी मतलब होता है ना कि हम आइसक्रीम जमाते तो बिल्कुल बाहर जैसी क्रीमी क्रीमी टाइप की नहीं बनती है। और बहुत ज़्यादा अगर आपको क्रीमी चाहिए ना, तो आप इसके अंदर थोड़ी सी आइसक्रीम के अंदर है ना वो भी डाल सकते हो, फ्रेश क्रीम, मार्केट की जो फ्रेश क्रीम आती है अमूल की, वो ऐड कर सकते हो, कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप जो आता है अपना ये मिल्क पाउडर आता है वो भी ऐड कर सकते हो। लेकिन मुझे ना बिल्कुल प्लेन बनानी थी, एकदम सिंपल सी, विदाउट किसी
ताम झाम के, तो मुझे ये वाली अच्छी लगी। बाकी आपको मैंने और ऑप्शंस बता दिए हैं। और यहाँ पर सब्ज़ी जो थी उसका फाइनल लुक मैंने आपको बता दिया है कि कितनी अच्छी सी थिकनेस आ गई है और दिखने में बहुत ही अच्छी थी और खाने में तो माइंड ब्लोइंग। खाली आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मुझे मलाई का घी जो है वो बनाना है, तो मक्खन जो था वो मैंने निकाल के रखा हुआ था, तो अभी मैंने लास्ट में यहाँ पे मक्खन जो है वो चढ़ा दिया है। तो अब सिर्फ किचन की क्लीनिंग का काम बाकी है और रोटी बनाने का काम बाकी है, तो ये काम मैं करूँगी बाद में। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पर मक्खन, तो ये घी बनता रहेगा, तब तक मैं बाहर के जो काम है वो निपटा के आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने बाहर के सारे ही काम निपटा दिया, आपके साथ में शेयर नहीं किया क्योंकि वीडियो ना फिर बहुत बड़ा हो जाता है, रोज़ एक की एक चीज़ बताते हैं ना तो आप लोग बोर भी हो जाते हो। तो मैंने तीनों ही रूम के अंदर अच्छे से डस्टिंग करी थी, करीबन मुझे 25 मिनट लगा था। और यहाँ पर इतने सारे मक्खन का घी बनने में भी 25 मिनट लग गए थे। तब यहाँ पर मैं घी जो है वो छान दूँगी और उसके बाद मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग और झाड़ू पोछा, ठीक है। और घड़ी के अंदर आपको खैर टाइम तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन ऐसे ही बता देती हूँ, करीब 10:15 का कुछ टाइम हो रहा था। तो सवा घंटा जो था वो मुझे ये सब काम में लग गया था। और उसके बाद में बस शावर वगैरह लेके फिर मैं जाऊँगी मंदिर। और इसी के साथ में ही आज का जो ये वीडियो है इसको करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो और मेरी दोनों रेसिपी, आइसक्रीम की रेसिपी और छोले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।